मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको जजमेंट ऑर्डर और डिक्री के संबंध में बताने जा रहा हूं, जो सीपीसी के तहत होते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 1908 की व्यवहार प्रक्रिया संहिता है। कोई भी सिविल मामला जब दो पक्षकारों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, सिविल अधिकारों के संबंध में, राइट्स के संबंध में, दायित्व के संबंध में, तो वह अधिकार प्राप्त करने के लिए सिविल कोर्ट की जो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन रखने वाली कोर्ट है, वह एक दावा प्रस्तुत करता है। दावा वकील साहब के द्वारा बनाया जाता है। दावे में उन सभी तथ्यों को अभिवचित किया जाता है, प्लीड किया जाता है। इसके लिए ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, ऑर्डर 8 का ज्ञान होना चाहिए। दावा प्रस्तुत होने पर सामने वाले पक्ष को कॉम्पिटेंट कोर्ट नोटिस इश्यू करती है। वो उपस्थित होता है, अपना जवाब दावा प्रस्तुत करता है। दोनों पक्षों द्वारा प्लीडिंग में जो भी लिखा गया है दावे जवाब दावे में, उसके आधार पर कोर्ट इश्यूज या वाद प्रश्न या तनकी जिसको कहा जाता है, पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन के लिए कुछ वाद प्रश्न बनते हैं, जिन पर पहले वादी को अपनी साक्ष्य देनी होती है प्रतिवादी के विरुद्ध। अपनी साक्ष्य के समर्थन में कुछ साक्षी उपलब्ध कराने होते हैं। प्रतिवादी का वकील उन गवाहों पर कूट परीक्षण करता है न्यायालय के समक्ष। इसी प्रकार प्रतिवादी खंडन में विपक्षी साक्ष्य के रूप में अपनी साक्ष्य देता है, जिस पर वादी का वकील जिरह करता है। दोनों पक्षों की उन दावों के संबंध में या दावे के संबंध में जो वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध लगाया है, साक्ष्य न्यायालय अंकित करता है। इश्यूज पर पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन के लिए जजमेंट लिखा जाता है, जिसे निर्णय कहा जाता है। इसमें मार्शलिंग ऑफ एविडेंस होती है, अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस होती है। दावा जवाब दावा पढ़ने और इश्यूज पर क्या एविडेंस आई, क्या उसका रिजल्ट है, ये सब साक्ष्य का मूल्यांकन न्यायाधीश करते हैं। रीजन्स ऑफ ऑर्डर, किस निष्कर्ष पर दोनों की साक्ष्य का विश्लेषण वादी प्रतिवादी की करने पर न्यायालय पहुंचा, उस आधार पर पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन होते हैं। और ऑर्डर या आदेश जिसे कहा जाता है या जजमेंट कहा जाता है, दोनों पक्षों के आर्गुमेंटों पर भी विचार करते हैं। इसमें मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन होता है। इसके बाद न्यायालय अपना निर्णय या आदेश डिलीवर करता है वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरुद्ध, अगर दावा सफल हो गया है तो ये स्थिति होती है। वास्तव में प्रॉपर्टी, उदाहरण के तौर पर कोई डिस्प्यूट है, ए और बी के मध्य डिस्प्यूट है। ए का मकान है, बी उसमें रह रहा है, किराया नहीं दे रहा है, खाली भी नहीं कर रहा है। उदाहरण के तौर पर बी के विरुद्ध पूरा ए ने एविडेंस प्रस्तुत की, ए मामले में जीत गया, ए के फेवर में बी के विरुद्ध निर्णय आया, जजमेंट पास हुआ। उस डिक्री का पालन कराने के लिए, एग्जीक्यूशन कराने के लिए, निष्पादन के लिए डिक्री बनती है और उस डिक्री का पालन सिविल कोर्ट कराती है। जिस पार्टी के फेवर में जजमेंट आया है उसका वास्तविक मालिक कौन है, विपक्ष के विरुद्ध वो डिक्री एग्जीक्यूट होती है। जब किसी के अधिकार को जानने पर कोर्ट के जरिए उस डिक्री का एग्जीक्यूशन या निष्पादन कराया जाता है। ऑर्डर 21 सीपीसी में इसकी व्यवस्था दी गई है। डिग्री एग्जीक्यूट कराई जाती है। डिक्री प्रॉपर्टी की तरह डिक्री ट्रांसफर भी हो सकती है। जजमेंट में अलग अलग इश्यूज पर फाइंडिंग आती है। क्या पाया, ऑर्डर डिक्री जारी होने के बाद फिर उसका एग्जीक्यूशन सिविल न्यायालय के द्वारा कराया जाता है। तो मैंने ये संक्षेप में डिक्री के बारे में, सबसे पहले कोई भी दावा जब प्रस्तुत हुआ, पूरा उसका निर्णय आया, जजमेंट या ऑर्डर आने के बाद उसका एग्जीक्यूशन डिक्री के रूप में होता है। और सिविल कोर्ट की वही कोर्ट एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के रूप में कार्य करती है और उसको निष्पादित कराती है। तो मैं समझता हूँ कि जजमेंट को सीपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज 9 में डिफाइन किया गया है। सिविल केस फाइल होने के बाद ऑर्डर या जजमेंट आता है और जजमेंट का एग्जीक्यूशन डिक्री के द्वारा होता है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, मित्रों दोस्तों को भेजें, परिचितों को भेजें। चैनल से जुड़े रहिए, काफ़ी आपका स्नेह मिल रहा है। लगभग 41,000 मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं। जो लोग वीडियोस रेगुलर देखते हैं, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल से जुड़े रहिए। आपकी नई नई कानूनी जानकारी छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से प्रतिदिन अच्छी होती रहेगी, ऐसी मेरी भावना से मैं ये
चैनल सामाजिक कल्याण के लिए चला रहा हूँ। तो जुड़िए चैनल से। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटीएफ के नाम से है। कृपया उस चैनल से भी जुड़िए, उसके वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हृदय से चैनल पर आपका आभारी हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।